नमस्कार साथियों, श्रीश्याम क्लासेज पर आप सभी का स्वागत है। आज की एक और अपनी वेटनरी मेडिसिन की क्लास होने वाली है। तो जो भी साथी भाई वेटनरी से संबंधित किसी भी भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं वो आज चैनल के साथ में जुड़ जाएं और दोस्तों क्लासेज को लास्ट तक पूरा कंप्लीट देखा करें। दोस्तों एक एक क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से आपके लिए महत्वपूर्ण होता है। चलिएगा दोस्तों, आज की क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन देखते हैं। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन देखते हैं। किस अवस्था में शरीर का तापमान सामान्य से कम हो जाता है? कि ऐसी कौन सी अवस्था होती है जिसके अंदर शरीर का जो टेम्परेचर होता है वो सामान्य से कम हो जाता है? तो सबसे पहले बात करते हैं अपन हाइपोथर्मिया। तो दोस्तों इसमें सामान्य से दोस्तों ज्यादा हो जाता है। ठीक है, ज्यादा हो जाएगा। हाइपोथर्मिया का मतलब सामान्य से ज्यादा होना। जैसे कि दोस्तों हीट स्ट्रोक के अंदर आप देख सकते हैं दौड़ लगाते समय। ठीक है, बात करें हाइपोथर्मिया, तो दोस्तों जो हाइपोथर्मिया होता है इसके अंदर दोस्तों शरीर का सामान्य जो टेम्परेचर होता है वो सामान्य से कम हो जाता है। जैसे कि अपन बात करें मिल्क फीवर जो बीमारी होती है इसके अंदर, ठीक है, सामान्य से तापमान कम हो जाता है। ठीक है, फीवर के बारे में बात करें तो दोस्तों फीवर में शरीर का टेम्परेचर तो बढ़ता है लेकिन किसी ना किसी संक्रमण के कारण से अगर शरीर का तापमान बढ़ रहा है तो उसे फीवर बोलेंगे। और लास्ट में बच गया दोस्तों पायरोजीन। तो दोस्तों पायरोजीन वे जीन होते हैं जो बुखार लाने के लिए जिम्मेदार होते हैं, यानी बुखार लाने के लिए जिम्मेदार कारक, यानी जिन कारकों से बुखार आता है वो पायरोजीन कहलाते हैं। फीवर क्या होता है? संक्रमण के कारण से, कोई सा भी संक्रमण हो, जैसे जीवाणु संक्रमण, विषाणु संक्रमण या परजीवी संक्रमण, ठीक है, उनके कारण से अगर फीवर हो रहा है यानी तापमान में वृद्धि हो रही है तो दोस्तों फीवर कहलाएगा। अगर हाइपोथर्मिया सामान्य से कम हो रहा है जैसे कि मिल्क फीवर हो गया, आपका रूमिनल इन्फेक्शन हो गया, इनमें सामान्य से कम हो जाता है तो दोस्तों हाइपोथर्मिया कहलाएगा। अगर हाइपरथर्मिया यानी सामान्य से ज्यादा हो रहा है जैसे हीट स्ट्रोक दौड़ लगाते समय, तो दोस्तों इसी तरीके से बेहतर और शानदार दोस्तों क्लासेस देखने के लिए जुड़े रहे श्रीश्याम क्लासेस के यूट्यूब चैनल के साथ में। चलेगा दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस पशु में सबसे ज्यादा दैनिक विविधता देखने को मिलती है? कि ऐसा कौन सा पशु है जिसके अंदर सबसे ज्यादा दैनिक विविधता देखने को मिलती है? क्योंकि दोस्तों यह ऊंट में देखने को मिलती है। क्यों देखने को मिलती है? क्योंकि जो ऊंट है रेगिस्तान का जहाज कहलाता है। आप सभी को पता है दिन के समय में जो रेगिस्तान की बालू मिट्टी होती है वो बहुत अधिक गर्मी हो जाती है, गर्म हो जाती है, तो दोस्तों ऊंट को गर्म वातावरण के अनुसार ढलना पड़ता है। और फिर जैसे ही नाइट में वो जो बूढ़ा होता है, वो मिट्टी होती है वो रात के समय ठंडी हो जाती है, तो दोस्तों उसे ठंड के अनुकूल परिवर्तित होना पड़ता है। दोस्तों इसी के साथ में बात करेंगे, ऊंट जो होता है इसके अंदर एक विसरल बोन होती है। विसरल बोन किसे कहते हैं? जो शरीर के आंतरिक अंगों में पाई जाती है। विसरल बोन कौन सी होगी? इसमें ओसफ्रेनिक विसरल बोन पाई जाती है। ठीक है, जो किसमें पाई जाती है? इसके डायफ्राम के अंदर। ठीक है, फ्रेनिक। बात करें डॉग कुत्ते की, तो दोस्तों डॉग के अंदर ओस पेनिस पाई जाती है। जो कहां पर पाई जाती है? ओस पेनिस इसके लिंग यानी सिसन के अंदर दोस्तों पाई जाती है। फिर से बोल रहा हूं, विसरल बोन किन्हें बोला जाता है? जो शरीर के आंतरिक अंगों में पाई जाने वाली हड्डियां। बात करें सुअर की, तो सुअर में दोस्तों ओस रोस्ट्रल पाई जाती है। ओस रोस्ट्रल, ठीक है, ये कहां पर पाई जाती है? इसके नाक में पाई जाती है। ये दोस्तों सिसन में पाई जाती है। ये दोस्तों डायफ्राम के अंदर पाई जाती है। ठीक है, बात करें याक, तो दोस्तों याक को आप सभी को पता है, इसे पहाड़ी जहाज यानी पहाड़ों का जहाज भी बोला जाता है। किसको? याक को। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन आता है आपका, जानवरों के शरीर का तापमान मापने वाले थर्मामीटर का क्रमांकन कितना होता है? कि जो एनिमल्स होते हैं जो उनका बॉडी का टेम्परेचर मापने वाला थर्मामीटर होता है दोस्तों, तो उसका जो क्रमांकन होता है वो कितना होता है? तो देखिएगा दोस्तों 94 डिग्री फ़ारेनहाइट से लेकर के 108 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो दोस्तों ये तो होता है मनुष्यों का, यानी मानव का जो टेम्परेचर मापा जाता है तो उसका थर्मामीटर का क्रमांकन कितना होता है? 94 डिग्री फ़ारेनहाइट से लेकर के 108 डिग्री फ़ारेनहाइट। और दोस्तों बात करें जानवरों का जो थर्मामीटर होता है इसका होता है 94 डिग्री फ़ारेनहाइट से लेकर के 110 डिग्री फ़ारेनहाइट, यानी मनुष्यों के से 2 डिग्री फ़ारेनहाइट ज्यादा होता है। ठीक है,
अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है न्यूट्रोफिल्स की संख्या में वृद्धि होना क्या कहलाता है। दोस्तों अगर न्यूट्रोफिल्स की संख्या में वृद्धि होती है तो वो क्या कहलाता है। राइट आंसर करेंगे दोस्तों न्यूट्रोफिलिया उसे बोला जाता है, यानी न्यूट्रोफिल्स की संख्या में वृद्धि होना क्या कहलाता है, न्यूट्रोफिलिया बोला जाता है। बात कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पर ल्यूकोपेनिया। तो दोस्तों ल्यूकोपेनिया क्या होता है कि जो न्यूट्रोफिल्स होती हैं उनकी संख्या में अगर कमी आ रही है तो दोस्तों कमी आने को क्या बोलेंगे, ल्यूकोपेनिया। जैसे कि विषाणु जनित और रोग होते हैं उनके अंदर न्यूट्रोफिल्स की संख्या में कमी आ जाती है। बात करें दोस्तों मोनोसाइट्स, तो दोस्तों मोनोसाइट्स क्या होती हैं। अगर मोनोसाइट की संख्या में क्या होगा, अगर मोनोसाइट की संख्या में बढ़ोतरी हो रही यानी मोनोसाइट्स का बढ़ना दोस्तों मोनोसाइटोसिस कहलाता है। जैसे कि इसका एग्जाम्पल होगा क्षय रोग के अंदर। ठीक है। बात करें लिम्फोसाइटोसिस, तो दोस्तों लिम्फोसाइट्स की संख्या में अगर वृद्धि हो रही है, जैसे कि कैंसर के अंदर दोस्तों लिम्फोसाइट्स की संख्या में वृद्धि हो जाती है तो दोस्तों उसे लिम्फोसाइटोसिस बोला जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपका एक छोटे क्षेत्र में लंबे समय से अधिक संख्या में संक्रमित बीमारी क्या कहलाती है। कि एक छोटा क्षेत्र है और लंबे समय से वो बीमारी बनी हुई है और दोस्तों एक अधिक संख्या में जो जानवरों में फैलती है उस बीमारी को क्या बोलते हैं। तो दोस्तों बात करते हैं सबसे पहले एंडेमिक डिजीज। तो दोस्तों एंडेमिक डिजीज जो होती है ये क्या, ये इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा। एंडेमिक डिजीज किसे बोला जाता है कि एक छोटे क्षेत्र में लंबे समय से अधिक संख्या के जानवरों में फैलने वाली संक्रमित बीमारी क्या होती है, एंडेमिक डिजीज। जैसे कि इसके एग्जाम्पल के बारे में बात करें तो अपन दोस्तों एक तो बात करते हैं एंथ्रेक्स जो आपकी बीमारी होती है वो भी दोस्तों इसी के अंतर्गत आती है। दूसरा आता है आपका बीक्यू ब्लैक क्वार्टर लंगड़ा बुखार जिसे आप बोलते हैं। साथ ही के साथ में दोस्तों इसके और भी जो ऑप्शंस है उनको भी अपन को एक्सप्लेन कर लेते हैं। एपिडेमिक डिजीज, तो दोस्तों एपिडेमिक डिजीज वे डिजीज होती हैं जो एक बड़े क्षेत्र में ज्यादा संख्या के जानवरों में फैलती है, यानी बड़े क्षेत्र में, ठीक है, ज्यादा संख्या में। एपिडेमिक डिजीज क्या कहलाती है, एक बड़े क्षेत्र में ज्यादा संख्या में फैलने वाली जो बीमारी होती है, प्रभावित करने वाली जो बीमारी होती है वो दोस्तों एपिडेमिक डिजीज कहलाती है। जैसे कि इसका एग्जांपल होता है एफएमडी और रिंडरपेस्ट, आप देख सकते हैं। बात करते हैं पेंडेमिक डिजीज के बारे में। तो दोस्तों पेंडेमिक डिजीज वे बीमारियां होती हैं जो पूरे विश्व स्तर पर फैलती हैं या किसी एक बड़े भौगोलिक क्षेत्र यानी जैसे एक देश या एक से अधिक देशों के अंदर जो फैलती है बीमारी, महामारी जिसे आप बोल सकते हैं, वो पेंडेमिक डिजीज के अंतर्गत आती है। इसमें आ सकती है दोस्तों जैसे कि कोविड-19, ठीक है, बर्ड फ्लू हो गया, स्वाइन फ्लू हो गया आपका, ये सभी दोस्तों जो बीमारी होती है पेंडेमिक डिजीज के अंतर्गत आती है। यानी एक बड़े भौगोलिक क्षेत्र में फैले जाने वाली बीमारी कौन सी कहलाएंगी, पेंडेमिक डिजीज कहलाती है। इसके बाद में दोस्तों अपन बात करते हैं स्पोर्डिक डिजीज के बारे में। तो दोस्तों ये स्पोर्डिक जो डिजीज होती है ये छितरी हुई बीमारी होती है। किस प्रकार की होती है, छितरी हुई या दोस्तों फैली हुई। ठीक है, छितरी हुई किस लिए बोलते हैं कि दोस्तों ये जो बीमारी होती है बड़े झुंड के अंदर एक या दो पशुओं में देखने को मिलती है। ठीक है, यानी एक नस्ल हो गई, एक झुंड हो गया पशु का, तो उसमें से दोस्तों केवल और केवल एक या दो पशु को आपको देखने को मिलती है। जैसे आपकी जो टीटी होती है यानी टिटनेस जो बीमारी होती है ये स्पोर्डिक बीमारी के अंतर्गत यानी छितरी बीमारी के अंतर्गत आती है मेरे दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, किस प्रकार की बीमारी का संक्रमण अवधि 2 दिन की होती है। कि कौन सी बीमारी होती है जिसकी संक्रमण की अवधि केवल और केवल 2 दिनों की होती है। तो सबसे पहले बात करते हैं अपन यहाँ पर क्रोनिक डिजीज। तो दोस्तों क्रोनिक डिजीज वे होती है जिनका जो संक्रमण की अवधि होती है वो 30 दिन से अधिक होती है। ठीक है, 30 दिन से लेकर के कई वर्षों सालों तक भी हो सकती है। जैसे कि दोस्तों अपन बात करें ट्यूबरकुलोसिस, पैराट्यूबरकुलोसिस और ब्रुसेलोसिस जो डिजीज होती है क्रोनिक प्रकार की डिजीज होती हैं जो 30 दिन से अधिक दिनों तक प्रभावित रहती हैं। ठीक है, उसके बाद में अपन बात करते हैं सब एक्यूट डिजीज के बारे में। तो दोस्तों सब एक्यूट जो डिजीज होती है इनका जो संक्रमण की अवधि का समय होता है वो 15 से 30 दिनों का होता है। दोस्तों कितने दिनों का होता है, 15 से 30 दिनों तक जो बीमारी
फैलती है उसे सब एक्यूट डिजीज बोलते हैं। जैसे कि इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं अपन, थैलेला डिजीज जो होती है, मैस्टाइटिस जो आपका होता है, ये सब एक्यूट डिजीज के अंतर्गत आता है। ठीक है, उसके बाद में अपन बात करेंगे एक्यूट डिजीज। तो दोस्तों एक्यूट जो डिजीज का संक्रमण की अवधि होती है वो लगभग 3 से 14 दिनों तक होती है। ठीक है, जैसे कि अपन बात करें एफएमडी, ठीक है, और आरपी, रिंडर फेस्ट। ठीक है, उसके बाद में दोस्तों अपन बात करते हैं पर एक्यूट डिजीज के बारे में। तो दोस्तों जो पर एक्यूट डिजीज का संक्रमण की अवधि होती है वो मैक्सिमम कितने दिनों की होती है दोस्तों? मैक्सिमम इसकी जो संक्रमण की अवधि होती है 2 दिन की होती है। तो अपना राइट आंसर हो जाएगा पर एक्यूट डिजीज की संक्रमण की अवधि केवल और केवल 2 दिनों की होती है। जैसे कि गलघोटू जो बीमारी होती है दोस्तों आपकी, ये इसके अंतर्गत आती है, किसके अंदर? पर एक्यूट डिजीज के अंतर्गत। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है एक जानवर से दूसरे जानवर में फैलने वाली बीमारी कौन सी होती है? गैर संक्रामक, छुआछूत के रोग या संक्रामक के रोग? तो दोस्तों गैर संक्रामक रोग तो वे होते हैं जो एक दूसरे के संपर्क में आने से नहीं फैलते हैं। ठीक है, नहीं फैलते हैं ये, जैसे कि कैंसर हो गया आपका, ठीक है, मेटाबॉलिक डिजीज हो गई आपकी। ठीक है, ये तो किस में आएंगी दोस्तों? गैर संक्रामक में। छुआछूत के रोग क्या होते हैं कि वे ऐसे संक्रामक रोग होते हैं, संक्रामक जो डिजीज होती हैं जो एक दूसरे के फैलने से फैलती हैं दोस्तों। ठीक है, उन्हें आप बोलते हैं छुआछूत के रोग। जैसे कि अपन बात करें छुआछूत के अंतर्गत कौन कौन से डिजीज आती हैं? रिंग वर्म होती है। ठीक है, ये दोस्तों छुआछूत के अंतर्गत आती है। बात करते हैं संक्रामक बीमारी के अंतर्गत। तो दोस्तों संक्रामक बीमारियां वे बीमारी होती है जो एक दूसरे के संपर्क में आने से फैलती हैं। जैसे कि कैसे? वायु संपर्क, दूषित भोजन हो गया, दूषित पानी हो गया दोस्तों, इन सभी के संपर्क में आने से जो बीमारी फैलती है वो संक्रामक डिजीज कहलाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों। व्हाइट टिपर, फ्री मार्टिन और एट्रिशिया एनाई किस दोष के उदाहरण होते हैं? तो दोस्तों ये सभी जो उदाहरण होते हैं जन्मजात बीमारी के उदाहरण होते हैं। अभी जन्मजात बीमारी क्या होती है कि दोस्तों जन्म से, यानी जो उसका भ्रूण होता है, जब निषेचन होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, तो उसके दौरान जब भ्रूण बनता है तो दोस्तों उस भ्रूण का जो अनुचित विकास होता है तब से लेकर के जो बीमारी चलती है दोस्तों फ्री मार्टिन, एट्रिशिया इसी प्रकार के उदाहरण होते हैं। यानी जन्मजात दोष कौन से कहलाते हैं? उसके अनुचित भ्रूणीय विकास के कारण देखी जाने वाली जो बीमारी होती है जन्मजात डिजीज कहलाती है। इसके उदाहरण मैंने आपको बता दिए हैं, फ्री मार्टिन हो गया, एट्रिशिया एनाई हो गया, व्हाइट टिपर हो गया। अब बात करते हैं थोड़ी वंशानुगत बीमारी के बारे में। तो दोस्तों ये जो वंशानुगत बीमारी होती है ये अपने माता पिता से फैलती हैं। माता पिता से संतानों में जो बीमारी आती है उसे दोस्तों वंशानुगत बीमारी बोलते हैं। अर्थात आप बोल सकते हैं पीढ़ी बीमारियों का संचरण जो होता है वो वंशानुगत डिजीज के अंतर्गत आता है। बात करें यहाँ पर जूनाटिक डिजीज के बारे में, तो जूनाटिक डिजीज दोस्तों जानवरों से मनुष्यों में जो बीमारी फैल रही है दोस्तों उसे जूनाटिक डिजीज बोलते हैं, या अपन ऐसे भी बोल सकते हैं मनुष्य से जानवरों के अंदर फैलने वाली बीमारी जूनाटिक डिजीज का दोस्तों एग्जाम्पल होता है। बात कर लेते हैं यहाँ पर दोस्तों वंशानुगत डिजीज में कौन कौन सी डिजीज आती है। जैसे कि आपका वर्णांधता होता है, हीमोफीलिया होता है, ये दोस्तों वंशानुगत डिजीज के उदाहरण होते हैं। जूनाटिक डिजीज के उदाहरण देखें तो अपन दोस्तों एक तो होता है रेबीज, ठीक है, दूसरी बात करें तो दोस्तों जो एंथ्रेक्स होता है आपका, ये भी दोस्तों एक प्रकार की जूनाटिक डिजीज होती है। तीसरे नंबर पे बात करें अपन ब्रुसेलोसिस के बारे में, तो दोस्तों ये ब्रुसेलोसिस भी जूनाटिक डिजीज होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपका
बीमार पशु का लक्षणों के आधार पर उपचार करना क्या कहलाता है? कि अगर कोई पशु बीमार है और उसके लक्षणों के आधार पर उसके लक्षण देकर के अपन उसका ट्रीटमेंट कर रहे हैं, तो दोस्तों ऐसा ट्रीटमेंट क्या कहलाता है? तो दोस्तों उस ट्रीटमेंट को बोला जाता है सिम्पटोमेटिक ट्रीटमेंट, यानी जो लक्षणों के आधार पर देख कर किया जा रहा है ट्रीटमेंट, उसे सिम्पटोमेटिक ट्रीटमेंट बोला जाता है। यहाँ पर बात करते हैं इंपेरिकल ट्रीटमेंट। तो दोस्तों इंपेरिकल ट्रीटमेंट जो वो होता है कि चिकित्सक अपने लंबे अनुभव एक्सपीरियंस के आधार पर अगर जो ट्रीटमेंट कर रहा है उसे दोस्तों इंपेरिकल ट्रीटमेंट बोलते हैं, अनुभव के आधार पर। ठीक है, अनुभव के आधार पर जो ट्रीटमेंट होता है दोस्तों वो कहलाता है इंपेरिकल ट्रीटमेंट। पैलिएटिव ट्रीटमेंट के बारे में बात करें तो दोस्तों जीवन काल बढ़ाने के लिए जो उपचार किया जाता है, यानी आपको पता है इस रोग से इस पशु की मृत्यु निश्चित है, लेकिन फिर भी अपन उसके जीवन काल को बढ़ाने के लिए उसका उपचार करते आते हैं, तो दोस्तों उसे पैलिएटिव ट्रीटमेंट बोला जाता है। ठीक है, उसके बाद में अपन बात कर लेते हैं यहाँ पर स्पेसिफिक ट्रीटमेंट के बारे में। तो दोस्तों स्पेसिफिक ट्रीटमेंट वो होता है कि किसी विशेष बीमारी का विशेष तरीके से उपचार करना ही दोस्तों स्पेसिफिक ट्रीटमेंट बोला जाता है। ठीक है, इसके बाद में दोस्तों अपना अगला क्वेश्चन आता है कि एक ही नजर में जानवर को देख करके बीमारी का निर्धारण करना क्या कहलाता है? कि कोई भी बीमारी, कोई भी जानवर हो गया, उसको एक ही बार में देख करके अपन उसकी बीमारी का पता लगा लेते हैं, तो वो किस प्रकार का दोस्तों डायग्नोसिस होता है? तो दोस्तों उसे बोला जाता है हिस्ट्री शूट डायग्नोसिस, यानी एक ही झटके में दोस्तों बीमारी का पता लगाना हिस्ट्री शूट डायग्नोसिस कहलाता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं यहाँ पर कुछ और ऑप्शंस हैं। डिफरेंटल डायग्नोसिस। तो दोस्तों डिफरेंटल डायग्नोसिस क्या बोलते हैं? कि समान लक्षणों वाली बीमारी की तुलना के बाद में अगर आप बीमारी का पता लगा रहे हैं कि भाई इसके समान ये लक्षण है, तो दोस्तों ये बीमारी इसमें हो सकती है, तो दोस्तों उसे बोलते हैं डिफरेंटल डायग्नोसिस। ठीक है, उसके बाद में बात आती है टेंटेटिव डायग्नोसिस के बारे में। दोस्तों ये किस प्रकार का होता है? कि लेबोरेटरी की रिपोर्ट से पहले, यानी लेबोरेटरी में सैंपल तो गए हुए हैं, लेकिन दोस्तों उसकी रिपोर्ट आने से पहले अगर आप निर्धारण कर करके उस पशु का इलाज कर रहे हैं, दोस्तों उसे टेंटेटिव डायग्नोसिस बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद में बात करते हैं अपन डायरेक्ट डायग्नोसिस के बारे में। तो दोस्तों लक्षणों के आधार पर जो निर्धारण किया जाता है उसे डायरेक्ट डायग्नोसिस बोला जाता है। और दोस्तों एक और होता है जिसे आप बोलते हैं कन्फर्मेंट्री। ठीक है, कन्फर्मेंट्री डायग्नोसिस। तो दोस्तों ये क्या होता है कि जब लैब की जांच आ जाती है, रिपोर्ट आने के बाद में बीमारी का अंतिम निर्धारण करना है दोस्तों कन्फर्मेंट्री डायग्नोसिस बोला जाता है। तो दोस्तों ये अपनी आज की वेटनरी मेडिसिन की पहली क्लास थी। दोस्तों इसी प्रकार से आगे कंटिन्यू क्लासेस देखने के लिए, और क्लास दोस्तों कैसी लगी है कमेंट में जरूर बताना, और श्री श्याम क्लासेस के यूट्यूब चैनल के साथ में जुड़ जाएं कंटिन्यू। दोस्तों यहाँ पर आपको फ्री ऑफ, बिल्कुल निःशुल्क आपको हर एक परीक्षा, वेटनरी से संबंधित हर एक परीक्षा की दोस्तों तैयारी करवाई जाती है। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद। मिलते हैं अपनी अगली क्लास में। प्यार और सपोर्ट अपना ऐसे ही बनाए रखें, ज्यादा से ज्यादा क्लासेस को शेयर करें।